हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जो क्लास है इसमें आपको हैंडआउट के सोल्यूशन वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। आज की जो क्लास होगी इसमें आज हम आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स बताने वाले हैं। इस तरीके का इंडेक्स रहेगा आपका, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर का नंबर ऑफ क्वेश्चन, सॉल्विंग टाइम, लर्निंग टाइम हमने आपको बता दिया। इसी तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चंस पर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दो कॉलम दे रखे हैं, इन दोनों कॉलमों को हमें सेलेक्ट करना है और देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कॉलम हमारे इस तरीके से है, एक कॉलम में हमें क्रॉस दे रखा है, दूसरे में हमें फिनोटिपिक रेशियो दे रखा है। चलिए सबसे पहले मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो देख लेते हैं। मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो की बात करेंगे तो हमें पता है एक पेयर लेकर चलेंगे, जिसमें एक टॉल प्लांट रहेगा, एक डॉग प्लांट रहेगा। इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन जो हमारी बनती है, F1 जनरेशन हमारी कैपिटल T स्मॉल t बनती है। इसका जब हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t। इनका फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो 3 प्लांट हमें यहाँ पर टॉल मिलेंगे और 1 प्लांट हमें यहाँ पर डॉफ मिलेगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो फिनोटिपिक रेशियो हमारा होता है वो हमारा हो जाएगा 3:1। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना देख सकते हैं मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए 3:1। मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है, एक बड़ा सा क्रॉस हमने आपको क्लास में सिखाया था, जिसमें हम राउंड सीड शेप और येलो कलर के सीड का क्रॉस रिंकल्ड सीड ग्रीन कलर की सीड के साथ हमने कराया था। और जो हमारा F1 जनरेशन यहाँ पर बना था वो बना था राउंड और येलो कलर की सीड। इनके बीच में जब हमने आपको सेल्फ क्रॉस कराकर बताया था तो हमने कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बताया था कि जो भी F2 जनरेशन बनेगा उनका फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा डाईहाइब्रिड के लिए वो कुछ इस तरीके का होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने आपको मिराबिलिस जलापा में करके दिखाया था, जिसमें हमने रेड कलर के फ्लावर का व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस कराया था और हमें कॉम्बिनेशन में पिंक कलर का फ्लावर F1 जनरेशन में मिला था, है ना, F1 जनरेशन में। अब जब हम इनका इसी के साथ दोबारा से सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन हमें कुछ अलग मिला था, इसी वजह से इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। हमें कैपिटल R 2 बार कैपिटल R स्मॉल r, 1 बार स्मॉल r, यानी यहाँ पर हमें एक रेड कलर का फ्लावर मिला था, 2 पिंक कलर के फ्लावर मिले थे और एक व्हाइट कलर का फ्लावर मिला था। यानी कॉम्बिनेशन में हमारा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो था वो था 1:2:1 का। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर करेक्ट आंसर देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए, वो हो जाएगा हमारा इस तरीके से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराना है टेस्ट क्रॉस के लिए, तो आइए इसको भी कराकर देखते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक प्योर टॉल प्लांट लिया है, एक प्योर डॉफ प्लांट लिया है, इनके बीच में क्रॉस कराना है। F1 जनरेशन का जो भी आएगा उसका क्रॉस जब हम रेसेसिव पेरेंट से करा देते हैं तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और यहाँ पर F2 जनरेशन का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का आने वाला होता है। तो F2 जनरेशन के लिए जब हम फिनोटिपिक रेशियो लिखेंगे तो यहाँ आपको साफ साफ 50% प्लांट जो है वो टॉल दिख रहे हैं और 50% डॉफ दिख रहे हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो इज 1:1। इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विच इज सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें हमें इनकरेक्ट मैच देखना है। ह्यूमन का कैरियोटाइप दे रखा है, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक देख रखा है। चलिए हम नीचे से शुरू करते हैं। अगर हम किसी नॉर्मल मेल के लिए कैरियोटाइप लिखेंगे तो हमें पता है 44 ऑटोजोम्स होते हैं और XY इज अ मेल सेक्स क्रोमोजोम, तो ये नॉर्मल मेल होगा। ये तो बिल्कुल सही मैचअप है। दूसरा कह रहा है कि चलो ठीक है, अगर 44 ऑटोजोम है और इसमें हम एक एक्स क्रोमोजोम को हटा दे विच इज 44 नॉर्मल और एक एक्स क्रोमोजोम हटा दे, तो ये जो कंडीशन होता है ये टर्नर सिंड्रोम का कंडीशन होता है और इसमें स्टेराइल फीमेल्स
हो जाती हैं, तो इस तरीके से ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखें तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म क्रीज के साथ एक बच्चे का जो जन्म है वो इस वजह से है क्योंकि 21st नंबर के क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो गई है और इस वजह से क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 47 हो गया है। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम इस वाले कॉम्बिनेशन में देखें तो यहाँ पर कैरियोटाइप तो बिल्कुल सही है, लेकिन इनके कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर गलत हैं क्योंकि यहाँ पर बॉडी मेल की रहती है लेकिन उसमें फीमेल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत होगा। इस क्वेश्चन में भी अगर हिंदी में भी देखोगे तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है कि समग्र स्त्रीलिंग का विकास, ये नहीं होता है क्योंकि मेल बॉडी में फीमेल बॉडी बन जाती है। बाकी के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्नैपड्रैगन प्लांट बियरिंग पिंक color flower is crossed with a snapdragon plant bearing white color flowers. The expected phenotypic percentage of the offspring is, कह रहा है अगर हम, ध्यान से सुनना, कह रहा है अगर हम एक पिंक कलर का फ्लावर लेते हैं, है ना, पिंक कलर के लिए हमने इस तरीके से लिखा है, और एक व्हाइट कलर का फ्लावर लेते हैं, इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमारा जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है वो क्या होगा। जब हम क्रॉस कराते हैं तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है, यानी यहाँ 2 फ्लावर हमें कैसे मिलेंगे, पिंक मिलेंगे, और 2 यहाँ पर व्हाइट मिलेगा, यानी कॉम्बिनेशन तो 50-50% आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 50% पिंक फ्लावर, 50% व्हाइट फ्लावर। अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमंस अकर्स ड्यू टू। टर्नर सिंड्रोम ह्यूमंस में कैसे अकर करता है। सबसे पहली बात, टर्नर सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है फीमेल में। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, यानी एक एक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी हो जाती है। ठीक है, जिस कंडीशन में फीमेल की बॉडी में 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं, ऐसी फीमेल स्टेराइल टाइप की होती हैं, तो ये एन्यूप्लॉइडी के कारण होने वाला सिंड्रोम है जिसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। कह रहा है इफ बोथ द पेरेंट्स आर कैरीज फॉर थैलेसीमिया, अगर दोनों ही पेरेंट्स थैलेसीमिया कैरी करते हैं तो हमें बताइए नेक्स्ट जनरेशन में उनके जो बच्चे होंगे वो कितने प्रभावित होंगे इस बीमारी से। हमें पता है अगर दोनों कैरियर है तो कैरियर के लिए हम कैपिटल टी स्मॉल टी लेकर चलते हैं। ठीक है, चलो एक यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा। अगर मैं कैपिटल टी लिख रही हूं तब तो ये नॉर्मल होंगे, है ना। अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रही हूं तो ये होंगे कैरियर। अगर मैं स्मॉल टी लिख रही हूं तो ये होंगे डिजीज्ड। ठीक है, क्योंकि हमसे कह रहा है कि दोनों ही क्या हुए हैं, कैरियर है, मम्मी भी कैरियर है, पापा भी कैरियर है। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो कॉम्बिनेशन इज कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये वाला कंडीशन नॉर्मल, ये वाला कंडीशन कैरियर, ये वाला कंडीशन डिजीज्ड, यानी कितने बच्चे डिजीज्ड होंगे, 25%, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शोज द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि दर्शाती है। पहला कह रहा है एन ऑफस्प्रिंग formed from the union of sperm and egg develop as a female। कह रहा है शुक्राणु और अंडे के मिलने से एक संतति मादा के रूप में विकसित होती है। क्या ये सही है। मेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ फीमेल। नर में मादा की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। द मेल आर हैप्लॉइड हैविंग 32 क्रोमोसोम। नर अगुणसूत्री जिसमें 32 गुणसूत्र होते हैं। या फिर ऑल वर्कर्स एंड मेल्स आर डिप्लॉयड हैविंग 16 क्रोमोसोम। सभी श्रमिक और नर द्विगुणसूत्री होते हैं जिनमें 16 गुणसूत्र होते हैं। अब ध्यान से समझना, अगर हम मेल की बात कर रहे हैं और मेल को हम हैप्लॉइड कह रहे हैं तो हैप्लॉइड में क्रोमोसोम का नंबर 16 होगा, तो यहां से ये तो बिल्कुल गलत है।
अगर हम वर्कर और मेल की बात कर रहे हैं तो वर्कर हमारे डिप्लॉयड होते हैं जिनके पास 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, लेकिन मेल यहाँ पर हमेशा हैप्लॉयड होगा जिसके पास 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत जवाब है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल सही है कि स्पर्म और एग के मिलने से फीमेल्स का जन्म होता है जो कि डिप्लॉयड होंगी 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ, और मेल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है फीमेल से। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्टेन स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का एक कोई स्पीसीज है जिसमें 13 क्रोमोसोम और दूसरे में 14 क्रोमोसोम है। आप बताइए 13 एंड 14 क्रोमोसोम बियरिंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी सी बात है। अगर हम इंसेक्ट का सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं तो आपको एक्स एक्स और एक्स जीरो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक्स एक्स के कॉन्सेप्ट में हमने आपको बोला था कि फीमेल बनती है, और एक्स जीरो के कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था मेल बनता है। यानी फीमेल से एक कम क्रोमोसोम हमेशा मेल के पास होगा। सपोज कर रहे हैं कि फीमेल के पास 14 क्रोमोसोम है तो मेल के पास 13 क्रोमोसोम ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ सिंगल जीन दैट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन ट्रेट इज सेड टू शो, एक एकल जीन जो एक से अधिक लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? चार ऑप्शन है, मल्टीपल अलील बहुअलील, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बहुजीनी वंशागति, प्लियोट्रोपिज्म बहुप्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता। तो ये एक डेफिनेशन है प्लियोट्रोपिज्म का, बहुप्रभाविता का, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द गिवन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है ना, डज द इंडिविजुअल हैव ऑल स्ट्रक्चर विथ फेमिनिज कैरेक्टर। हमें बताइए ऐसा विथ टॉल स्ट्रक्चर, सॉरी, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि गुणसूत्री विकास बताइए जिसमें व्यक्ति लंबा चौड़ा है, आदमियों जैसा है, लेकिन उसमें स्त्री के भी लक्षण उपस्थित होते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, एक जेनेटिक डिजीज है, जिस जेनेटिक डिजीज में हमने आपको साफ साफ बताया है कि हमेशा से 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, और वन पेयर में दो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये नॉर्मल बॉडी के लिए क्रोमोसोम का नंबर है। ठीक है, यही दोनों जब मिलते हैं तो टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक नॉर्मली प्रेजेंस अपनी दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये जो दो सेक्स क्रोमोसोम है, वन पेयर में सेक्स क्रोमोसोम है, ये एक एक्स्ट्रा हो जाए, एक्स एक्स वाई का कॉन्सेप्ट आ जाए, यानी यहां पर एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम आ जाए, यानी सेक्स क्रोमोसोम की हो जाए ट्राइसोमी। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में कॉन्सेप्ट बन जाएगा टोटल 46 प्लस 1 की, विच इज 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें एक्स एक्स वाई के साथ जो मेल बॉडी होगी उसमें फीमेल डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, और ये बीमारी कहलाती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब आते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पर, जिसमें दो स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, आपको दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। चार ऑप्शन है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। दूसरा ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तीसरा है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एंड चौथा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, यानी कि अभिकथन और कारण दे रखा है, बताना है चार ऑप्शंस में से कि क्या अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। पहला असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, सबसे पहले कह रहा है लिंक्ड जीन डू नॉट शो डाई हाइब्रिड F2 रेशियो 9:3:3:1।
रीजन कह रहा है लिंक्ड जीन डू नॉट अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी संलग्न जीन द्विसंकर अनुपात F2 अनुपात 9:3:3:1 नहीं दिखाते हैं, या संलग्न जीन स्वतंत्र प्रव्यूहन से नहीं गुजरते हैं, ये इसका कारण है। अगर देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को जस्टिफाई भी कर रहे हैं और दोनों सही स्टेटमेंट्स भी है। कैसे? हमें पता है कि लिंक्ड जीन जो होते हैं वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए F2 जनरेशन रेशियो नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम क्रोमोसोम पर ये सारे के सारे क्या है, लोकेटेड होते हैं, और ये क्योंकि सेम क्रोमोसोम पर है तो ये लिंकेज फॉर्म के जरिए साथ में ही नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो भाई बिल्कुल सही बात है। रीजन कह रहा है लिंक्ड जीन डू नॉट अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऐसा इस वजह से क्योंकि ये फिजिकली एसोसिएटेड होते हैं एक ही क्रोमोसोम पे, और ये जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं करेंगे तब तक तो ये सेपरेट नहीं होते हैं और हमेशा ये साथ में ही नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन व्हाइट आइड येलो बॉडीड ड्रोसोफिला फीमेल वर हाइब्रिडाइज्ड विथ red-eyed brown body males, F1 progeny was intercrossed, F2 generation produced, लेकिन ये डेविएट कर जाता है 9:3:3:1 से। ये assertion है। रीजन कह रहा है when two gene in a dihybrid are on the same chromosome, the proportion of parental gene combination is much higher than the non-parental type। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी कथन हमसे कह रहा है सफेद आंखों वाले पीले शरीर वाली मादा ड्रोसोफिला को लाल आंखों वाले भूरे शरीर के साथ नर के साथ संकरण कराया गया, F1 संतति का दोबारा से अंतः संकरण कराया गया, F2 अनुपात विचलित हो गया। कारण द्विसंकर में दो जीन एक ही गुणसूत्र पर है, तो जनक जीन संयोजन का अनुपात गैर जनक जीन की तुलना में काफी अधिक है। क्यों? क्योंकि जब व्हाइट आई येलो बॉडी ड्रोसोफिला की फीमेल के साथ हमने क्रॉस कराया है, फीमेल का हमने क्रॉस कराया है रेड आई ब्राउन बॉडी मेल के साथ, तो F1 जनरेशन को जब हमने सेल्फ क्रॉस कराया, F2 जनरेशन डेविएट कर गया। ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो जीन्स है आई कलर के और बॉडी कलर के ये सेम क्रोमोसोम पर लिंक्ड है, और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दर्शाएंगे बल्कि लिंकेज दिखाएंगे। ऐसा इस वजह से क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर यह सेम क्रोमोसोम पर उपस्थित है तो लिंकेज के फॉर्म में ये एक साथ ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाएंगे। Another question is, in alpha thalassemia, an abnormal myoglobin chain is synthesized due to a gene defect. Alpha thalassemia is controlled by genes HBA1 and HBA2 on chromosome 16, यानी थैलेसीमिया में एक जीन दोष के कारण तब ये होता है जब असामान्य मायोग्लोबिन श्रृंखला बनती है। कारण कह रहा है कि अल्फा थैलेसीमिया गुणसूत्र 16 नंबर पर जीन HBA1 और HBA2 द्वारा नियंत्रित होती है। ध्यान से समझना, पहला स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा सही दिख रहा है। कैसे भाई? क्योंकि थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें मायोग्लोबिन नहीं हीमोग्लोबिन की चेन में दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एबनॉर्मल मायोग्लोबिन चेन सिंथेसाइज नहीं होता है बल्कि हीमोग्लोबिन चेन की गलती से क्या हो जाती है, सिंथेसिस अलग तरीके की हो जाती है जिसमें अल्फा और बीटा चेन्स में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, रीजन इज वेरी मच ट्रू। यहाँ पर अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय जीन HBA1 एंड HBA2 और 16 नंबर के क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two genes in a dihybrid cross are situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination is much higher than non-parental type. Higher parental gene combination can be attributed to crossing over between two genes. ठीक है, इसके लिए हमें बताना है। सिंपल सी बात है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन देखा था। हमने देखा था कि अगर सेम क्रोमोसोम पर बिल्कुल पास पास में दो जीन प्रेजेंट हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते हैं, लिंकेज दिखाते हैं सेम
अनदर जनरेशन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर प्रपोर्शन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का ज्यादा होगा नॉन पेरेंटल टाइप से, बिल्कुल सही बात है। दूसरा रीजन कह रहा है हाइयर पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कैन बी एट्रीब्यूट टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जब द्विसंकर संकरण में दो जीन एक ही गुणसूत्र पर होते हैं तो जीन संयोजन का अनुपात गैर जीन संयोजन की तुलना में ज्यादा होता है, सही कह रहे हैं। और उच्च जीन संयोजन में जीनों के बीच विनिमय के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, वेरी मच रॉन्ग। अब आते हैं अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर करेक्टली शोज द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। चार यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कौन सा सही। गाइस ओके, ठीक है, वेट। ओके, तो क्लियर कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है दो क्वेश्चन को मुझे फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि आपको आवाज नहीं आई होगी। ठीक है, ओके, तो एक बार फिर से हम असोर्शन रीजन पर चलते हैं ना, असोर्शन रीजन को ही दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको चीजें बिल्कुल सही से क्रिस्टल क्लियर रहे, है ना। ओके, तो जहां पर वॉइस कट है मैं वहां से दोबारा से शुरू करती हूँ, वेट। ओके गाइस, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि माइक की थोड़ी सी दिक्कत की वजह से आपके एक दो क्वेश्चंस की आवाज नहीं आई होगी। मैं आपको दोबारा से असोर्शन रीजन से ये चीजें क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ये जो क्वेश्चन है ये असोर्शन रीजन टाइप है, जैसा कि मैंने आपको बताया है बोथ असोर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असोर्शन। क्या ये वाला ऑप्शन सही होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, या फिर बोथ असोर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असोर्शन, क्या ये वाला सही होगा, या असोर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, या फिर असोर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये सही होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसके हिसाब से क्या सही जवाब होगा। ओके, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन इसका होना चाहिए। सबसे पहले दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, फर्स्ट इज असोर्शन एंड अनदर इज रीजन। ठीक है, असोर्शन की हम जब बात करते हैं तो कह रहा है लिंक जीन डू नॉट शो डाइहाइब्रिड F2 जनरेशन रेशियो 9:3:3:1। दूसरा रीजन हमसे कह रहा है लिंक जीन डू नॉट अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सहलग्न जीन द्विसंकर F2 अनुपात 9:3:3:1 नहीं दिखाते, या सहलग्न जीन स्वतंत्र अपव्यूहन से नहीं गुजरते हैं।
सिंपल सी बात है गाइज कि अगर कोई जीन लिंक्ड है सेम क्रोमोसोम पर तो इस कंडीशन में वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते, लिंकेज दिखाते हैं, अगले जनरेशन में वैसे ही ट्रांसफर हो जाएंगे अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, जस्टिफाइड भी है, जिसके लिए हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट इज, अगर हम लिंकेज की बात करेंगे तो इस वाले स्टेटमेंट के लिए, असर्शन के लिए, लिंक्ड जीन डू नॉट शो दी डाइहाइब्रिड F2 रेशियो of 9:3:3:1 because they are located on the same chromosome and tend to be inherited together. दूसरी चीज, अगर लिंक्ड जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखा रहे हैं, इसका एक वजह ये है क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम पर उपस्थित है और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो वो लिंकेज टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। अनदर हमारा असोसिएशन रीजन टाइप क्वेश्चन ये है कि व्हेन व्हाइट आई yellow-bodied Drosophila female were hybridized with red-eyed brown-bodied males, the F1 progeny was intercrossed. F2 ratio deviate from 9:3:3:1. Reason कह रहा है when two genes in a dihybrid are on the same chromosome, the proportion of parental gene combination is much higher than non-parental type. अब ये देखा जाए तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही बातें बिल्कुल सही और जस्टिफाइड है। कैसे? देखो ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में कह रहा है जब सफेद आंख और पीले शरीर वाली मादा ड्रोसोफिला का लाल आंख और भूरे शरीर वाले नर के साथ संकरण कराया जाता है तो F1 संतति का अंतः संकरण कराने पर F2 अनुपात विचलित हो जाता है। जब संकरण कराया गया, द्वि संकरण कराया गया तो दोनों जीन एक ही गुणसूत्र पर है, इसी वजह से गैर जनक प्रकार की तुलना में जो जनक जीन संयोजन अनुपात है वो ज्यादा है। किस तरीके से? जस्ट इस तरीके से, क्योंकि जो व्हाइट आई और येलो बॉडी ड्रोसोफिला फीमेल है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जब इनको हम क्रॉस कराते हैं रेड आई ब्राउन बॉडी मेल के साथ और F1 जनरेशन का जब हम दोबारा से सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, F2 जनरेशन डेविएट हो जाती है। ऐसा इस वजह से क्योंकि आई कलर और बॉडी कलर के जीन सेम क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते। और इस तरीके के कॉन्सेप्ट में जब दो जीन्स डाइहाइब्रिड क्रॉस में सेम क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं तो वो लिंकेज दर्शाते हैं और अगले जनरेशन में वो उसी तरीके से डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे। अनदर क्वेश्चन हमारा था कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन था, इसमें सीधे कह रहा है कि इन थैलेसीमिया एन एबनॉर्मल मायोग्लोबिन चेन इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू अ जीन डिफेक्ट। रीजन कह रहा है अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय जीन HbA1 एंड HbA2 ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। अगर हम थैलेसीमिया की बात करें तो ये मायोग्लोबिन चेन के डिफेक्ट की वजह से नहीं बल्कि हीमोग्लोबिन चेन के डिफेक्ट की वजह से होती है। और ये बिल्कुल सही है कि अल्फा थैलेसीमिया को HbA1 एंड HbA2 जीन क्रोमोसोम नंबर 16 पर कंट्रोल किए जाते हैं। यानी यहां देखा जाए तो अब नॉर्मल मायोग्लोबिन चेन से नहीं बल्कि ये गड़बड़ी होती है हीमोग्लोबिन चेन से। तो हमने लिख दिया है द स्टेटमेंट दैट एन एबनॉर्मल मायोग्लोबिन चेन इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू जीन डिफेक्ट इज फॉल्स। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन चेन में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, मायोग्लोबिन में नहीं, जिसकी वजह से थैलेसीमिया नाम की बीमारी होती है। रीजन बिल्कुल सही है कि अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल किया जाता है जीन HbA1 और HbA2 से सेम क्रोमोसोम नंबर 16 पर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला जो स्टेटमेंट हमसे कहा गया है वो अगला स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि when the two gene in a dihybrid cross are situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination is much higher than non-parental type. अभी हमने लास्ट में यही एक्सप्लेन किया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन हायर पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कैन बी एट्रीब्यूट टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अभी जस्ट हमने आपको ये एक्सप्लेन करके बताया था प्रीवियस क्वेश्चंस में जो हमने एसोसिएशन रीजन के करे हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर करेक्टली शोज द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में हमें बताइए कौन ऐसा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है
उसका पेयर सेलेक्ट करना है ऑप्शंस पे। पहला है अ जाइगोट फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ अ स्पर्म एंड एक डेवलप इनटू अ मेल। दूसरा कह रहा है मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ फीमेल्स। तीसरा कह रहा है द फीमेल्स आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम। एंड चौथा कह रहा है मेल्स हैव अ फादर एंड कैन प्रोड्यूस सन। यानी कि एक शुक्राणु और एक अंडे के मिलने से युग्मनज एक नर में विकसित होता है। नर में मादा की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। मादाएं द्विगुणसूत्री होती हैं 32 गुणसूत्र के साथ, और नर के पिता होते हैं जो पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए गाइस, तो हमें देखा, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो कह रहा है शुक्राणु और अंडे के मिलने से युग्मनज नर बनाता है। बिल्कुल गलत बात, मादा बनाता है। नर में मादा के तुलना में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, यानी कि मेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ फीमेल। बिल्कुल सही बात है, 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं, क्योंकि मेल हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड। फीमेल हमेशा डिप्लॉयड होती है, इसमें 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, सही सी बात है। मेल हैव अ फादर एंड कैन प्रोड्यूस सन्स, बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन दूसरा और तीसरे ऑप्शन के साथ हो जाता है, स्टेटमेंट के साथ हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। अनदर क्वेश्चन, अ चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप A has a father with blood group B and the mother with blood group AB। हमें इनका करेक्ट जीनोटाइप चूज करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ए है तो चाइल्ड हो जाएगा IAI, ठीक है। अगर फादर का ब्लड ग्रुप बी है तो फादर का ब्लड ग्रुप बी जो होगा वो हो जाएगा IBI। और अगर मदर का ब्लड ग्रुप AB है तो AB के कंडीशन में हो जाएगा IAIB। ये कॉम्बिनेशन आपको सी वाले ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, अ मैन हुज फादर वाज color blind marries a woman who had a color blind mother and normal father, what percentage of male children of this couple will be color blind? सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। कह रहा है एक फादर है जिसके पापा कलर ब्लाइंड थे, तो कॉम्बिनेशन देखो, कह रहा है पापा इसके कलर ब्लाइंड थे लेकिन मम्मी नॉर्मल थी, ठीक है। अब क्योंकि अगले जनरेशन में कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी नेक्स्ट जनरेशन में जो बेबी है, लड़के जो है वो सारे नॉर्मल हैं, यानी सीधी सी बात कही जा रही है पापा इज नॉर्मल, है ना। सीधी सी बात कॉम्बिनेशन करा के कही जा रही है कि जो फादर है वो तो नॉर्मल है भाई, भले ही उनके जो पापा थे वो कलर ब्लाइंड थे। मदर के कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि मदर जो है उनकी जो मम्मी थी वो कलर ब्लाइंड थी लेकिन पापा नॉर्मल थे। क्योंकि उनकी मम्मी कलर ब्लाइंड थी और कलर ब्लाइंड मम्मी है, इस वजह से जो लड़कियां पैदा होंगी वो कैरियर पैदा होंगी। तो इनका जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। कह रहे हैं हमें बताइए कितने मेल चिल्ड्रन कलर ब्लाइंड होंगे। अगर हम यहाँ पर 100% मेल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, जो कि 2 मेल चिल्ड्रन है, तो उसमें से हमारा कितना आ गया, 50% मेल चिल्ड्रन जो होगा वो नॉर्मल होगा और 50% जो होंगे वो क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो फीमेल है ये कैरियर है, ये जो मेल है ये डिजीज्ड है, ये नॉर्मल है एंड ये नॉर्मल है। अगर हम मेल चाइल्ड की बात करते हैं तो 100 में से 50% मेल चाइल्ड यहाँ पर क्या होंगे, बीमार होंगे और 50% नॉर्मल होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस इज डन बिटवीन टू पेरेंट पी प्लांट हु डिफर इन 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग traits, seed color and seed shape in the F2 generation the number of phenotype and genotype will be। कह रहा है अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लेकर चलते हैं, सीड कलर और सीड शेप, तो हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप किस तरीके का दिखेगा F2 जनरेशन में, आइए देखते हैं।
ये रहा हमारा पूरा का पूरा F2 जनरेशन जैसे हम बनाते हैं। हमने आपको बोला था कि राउंड और शेप के येलो कलर के सीड का रिंकल्ड शेप के ग्रीन कलर के सीड से क्रॉस कराया है। नेक्स्ट जनरेशन कुछ ऐसी मिलेगी, F1 जनरेशन जिसे कहते हैं। अब कराना है इसका सेल्फ क्रॉस, और सेल्फ क्रॉस से हमें F2 जनरेशन खूब लंबा मिलता है, जिसका हमें कुछ रेशियो जो होता है जीनोटिपिक वो अप्रोक्स मिलते हैं 9:3:3:1। ठीक है, इस तरीके से जब हम देखते हैं 9:3:3:1, तो इस कंडीशन में हमें यहां पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल फिनोटाइप मिलेंगे 4, और इस कंडीशन में टोटल जीनोटाइप हमें कितने मिल जाएंगे 9। और यहां पर आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि टोटल जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे मिलेंगे, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कह रहा है बाय यूजिंग पनेट स्क्वायर डिस्प्लेस द जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स ऑफ टेस्ट क्रॉस, कैपिटल G is dominant over yellow pod color small g in guarding P the unknown genotype। सीधी सी बात कह रही है कि हमें आप टेस्ट क्रॉस बताइए, ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन इन्होंने ही बता दिया है। कॉम्बिनेशन इनका ये है कि पहले से ही तय है कि ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट है, येलो पॉड कलर रेसेसिव है। डोमिनेंट के लिए जो कैरेक्टर है वो हमारा कैपिटल G है, रेसेसिव के लिए स्मॉल g है। अब यहाँ ध्यान से देखो, कह रहे टेस्ट क्रॉस में हम यहाँ पर गार्डन P के पॉड कलर लेकर चल रहे हैं। G यानी ग्रीन कलर डोमिनेंट है कैपिटल वाला, येलो यानी स्मॉल g रेसेसिव है। अगर हम इनके जीनोटाइप को क्रॉस कराते हैं तो हमें एक चीज तो हमें हमेशा पता है कि क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से कराया जाता है, लेकिन यहाँ दो कॉम्बिनेशन डोमिनेंट में हो सकती है, या तो कैपिटल G या तो कैपिटल G स्मॉल g। अगर हम यहाँ पर जांच संकरण दर्शाते हैं तो मटर की फली का रंग यहाँ पर अगर देखना चाहें तो हरा रंग पीले पर प्रभावी होता है। अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधे या तो कैपिटल G या कैपिटल G स्मॉल g हो सकते हैं। सम युग्मजीय अप्रभावी के साथ इनका संकरण करेंगे क्योंकि टेस्ट क्रॉस है। कह रहे मान लेते हैं कि एक बार हम कैपिटल G का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से करा लेते हैं। हम मान लेते हैं अननोन जीनोटाइप कैपिटल G है। इस कंडीशन में नेक्स्ट जनरेशन हमारी कैपिटल G स्मॉल g बनेगी, क्योंकि यह डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रेसेसिव कैरेक्टर है, तो नेक्स्ट जनरेशन में पॉड का कलर हमें कैसा मिल गया, ग्रीन। यही सेम चीज हमने यहाँ पर आपको बताई है कि 100% यहाँ पर हेटेरोजाइगस ग्रीन पॉड मिल जाते हैं, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन दूसरे कंडीशन में हमने यहाँ पर अननोन जीनोटाइप को कैपिटल G स्मॉल g ले लिया है, और रेसेसिव पेरेंट के साथ जब हम इसको क्रॉस कराते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कैपिटल G स्मॉल g और दो स्मॉल g बनता है। आप क्रॉस कराकर देखोगे तो कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको 50% डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ हेटेरोजाइगस कैरेक्टर मिलता है जिसमें ग्रीन पॉड कलर होता है, और दो हमारा येलो पॉड कलर के साथ रेसेसिव कैरेक्टर मिलता है होमोजाइगस कंडीशन में, जो कि जीनोटाइप दर्शा रहा है। फिनोटाइप में हम कह सकते हैं 50% ग्रीन पॉड कलर है, 50% येलो पॉड कलर है, क्योंकि स्मॉल g रिप्रेजेंट करता है येलो पॉड के कलर को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म किए हैं। अगली क्लास में मिलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड केस बेस्ड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।